नमस्कार। इससे पूर्व की जो हमारी चर्चा थी, इससे पूर्व के जो हमारे व्याख्यान थे, उसमें हमने चर्चा करी थी आदर्शवाद की, कि शिक्षा और आदर्शवाद क्या है, और उसके अंतर्गत हमने शिक्षा क्या है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, और शिक्षा की किस किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव लेके हमने विस्तृत चर्चा करी थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आदर्शवाद में प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, इस पे इस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने जो एक पिलर, एक स्तंभ खड़ा होता है, वो होता है कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पाठ्यक्रम। यानी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किसके अनुसार? आदर्शवादियों के अनुसार। जो आदर्शवाद को मानने वाले, आइडियलिज्म के जो फॉलोअर्स हैं, उनके अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। शिक्षा के पाठ्यक्रम की जब संरचना आदर्शवादियों ने करी तो उन्होंने कुछ मुख्य जो हमारे क्षेत्र और विषय हैं उनको रखा, उस पे मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूं। सबसे पहले भाषा। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में सबसे पहले भाषा का होना बहुत ही अति आवश्यक है, और वो कोई विवाद होगा, भाषा जरूरी है, लैंग्वेज जरूरी है, क्योंकि हमारा जो विचारों की अभिव्यक्ति है, विचारों का विनिमय है, विचारों का आदान प्रदान है, या विचारों का संप्रेषण है, वो सब भाषा पर आधारित है। तो जो ज्ञान का अर्जन है और ज्ञान जो प्रदान करना है, वो सब लैंग्वेज से होगा। तो इसीलिए आदर्शवादियों ने भी सबसे पहले कहा है कि आदर्शवाद में सबसे पहले जो आपका शिक्षा का पाठ्यक्रम होगा, उसमें भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। भाषा के बाद में दूसरा जो क्षेत्र या दूसरा जो विषय लिया है, वो है साहित्य, यानी लिटरेचर। भाषा जब हमें आ गई तो भाषा के बाद में हमारा लिटरेचर, यानी हमारा चाहे शिक्षा का इतिहास है, चाहे हमारा वैदिक इतिहास है, चाहे हमारा धार्मिक इतिहास है, चाहे हमारा राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक जो भी इतिहास है, इतिहास के बारे में बालक को जरूर जानकारी होनी चाहिए। और वो कहाँ से होगी? साहित्य के माध्यम से। यानी जो हमारा संग्रहित ज्ञान का साहित्य है, वो साहित्य पढ़ना और पढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है। साहित्य के बाद में तीसरी जो बात करी है आदर्शवादियों ने, वो करी है धर्म की, यानी धार्मिक शिक्षा। यानी धर्म भी एक विषय होना चाहिए। जो भी जिस धर्म को मानने वाले धर्मावली है या धर्म के अनुयायी हैं, उनको उस धर्म की शिक्षा भी आदर्शवादियों के अनुसार दी जानी चाहिए। क्योंकि हमारी एक वैदिक, हमारे जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता वैदिक संस्कृति रही है, हमारा सनातन धर्म रहा है, और सनातन धर्म में सर्वधर्म संभाव की परिकल्पना करी हुई है। तो वहां पर धर्म भी एक विषय रखा गया है। उसके बाद में है नीति शास्त्र, एथिक्स। जब हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे और हम उद्देश्यों की बात कर रहे थे, शिक्षा के उद्देश्यों की, तब हम बार बार एक चीज पर विचार कर रहे थे, और वो हम कह रहे थे नैतिक मूल्यों और चारित्रिक शिक्षा। तो जो नीति शास्त्र है, एथिक्स है, उनकी शिक्षा आदर्शवादियों के अनुसार बहुत ही आवश्यक है, और उन्होंने इसको एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। देखिए, आदर्शवादी चाहे प्राचीन काल और वैदिक काल की कल्पना को लेकर के आगे बढ़े हों, लेकिन भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स है, वो भी उन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल करी है। उसके बाद में आ जाते हैं संगीत। कहा जाता है कि संगीत जो है वो मन को शांति देता है, एक सुनने में हमें ले जाता है, और बहुत ही जो संगीत जो है वो एक तरह की साधना है। तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में संगीत का होना भी अति आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब उन्होंने आदर्शवादियों ने, आइडियलिज्म ने अपने शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, शिक्षा के उद्देश्यों की बात करी, तो उन्होंने सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी थी, फिजिकल एजुकेशन की बात करी थी। तो शारीरिक शिक्षा भी एक विषय के रूप में आदर्शवाद के पाठ्यक्रम में रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद में जो बात उन्होंने करी है, वो करा है वोकेशनल सब्जेक्ट, व्यावसायिक विषय। आप में से कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि 21वीं सदी और वर्तमान में तो आदर्शवाद की शिक्षा के बल पर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, और 21वीं सदी है, यहाँ तो प्रेगमेटिज्म का जमाना है, प्रयोजनवाद का जमाना है, फिर व्यावसायिक शिक्षा। लेकिन देखिए,
आदर्शवादी जो भी शिक्षाविद रहे हैं, चाहे वो वैदिक काल में रहे हो, चाहे वो फिर मुस्लिम काल में रहे हो, चाहे ब्रिटिश काल में रहे हो, और चाहे आधुनिक काल में रहे हो, जो भी शिक्षाविद रहे हैं, जो भी किसी भी वाद के फॉलोअर्स रहे हैं, किसी भी जम के फॉलोअर्स रहे हैं, उन्हें भी ये पता था कि शिक्षा केवल मन और मस्तिष्क का विकास नहीं, शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जिससे आपके बालक के, मनुष्य के कौशल का डेवलपमेंट हो और उस कौशल के आधार पर उसकी आजीविका चल पाए। तो आदर्शवादियों ने भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात करी है। प्राचीन काल में और वैदिक काल में जब रहा होगा तो निश्चित रूप से खेती बाड़ी है, अस्त्र शस्त्र चलाना है, युद्ध कला है, वो सारी चीजें रही होगी, हस्तकला रही होगी। और वर्तमान में यदि हम आदर्शवाद को लेके आते हैं, आइडियलिज्म के फॉलोवर होते हैं, तो वहां भी वोकेशनल सब्जेक्ट की परिकल्पना करी गई है। तो इस प्रकार से जब शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बाद आदर्शवादियों ने करी है, तो उन्होंने पाठ्यक्रम जो पहला कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन रखा है उसमें लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, एथिक्स, फिजिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल सब्जेक्ट यानी भाषा, साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र, भौतिक विज्ञान, संगीत, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इन सबको उन्होंने समाहित किया है। फिर आगे जब शिक्षा की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में जो अगला हमारा चरण आता है वो आता है शिक्षण विधियां। हमारे पास पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में हमारे पास में विभिन्न विषयों की भी हमने अभी चर्चा कर ली है। उन विभिन्न विषयों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां। देखिए, हर विषय को और उस विषय में भी जो विभिन्न प्रकरण है, उन प्रकरणों को पढ़ाने के लिए एक समान विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। शिक्षा जो है वो क्या है? बेसिकली शिक्षा संप्रेषण है, यानी शिक्षा एक अधिक अनुभवी व्यक्ति, एक अधिक ज्ञानवान व्यक्ति अपने से कम अनुभवी और कम ज्ञानवान व्यक्ति को वो ज्ञान का प्रसार करता है, ज्ञान का संचार करता है, ज्ञान का संप्रेषण करता है, ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करता है। लेकिन वो प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, वो संप्रेषण कैसा होना चाहिए कि सामने वाले को, यानी जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, उसको जो शिक्षा देने वाला है, यानी जो शिक्षक है हमारा, या जो हमारा टीचर है, हमारा प्रवक्ता है, लेक्चरर है, उसकी बात वो आत्मसात कर सके। केवल सुने नहीं, सुन करके उसको गुण ले, यानी उसको समझ ले, उसको आत्मसात कर ले, वो शिक्षा है। और इसमें विधियों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका विधियों की रहती है। तो जब आदर्शवादियों ने टीचिंग मेथोडोलॉजी, शिक्षण विधियों की बात करी, तो उन्होंने जो सबसे पहली विधि पे जिस पे करा, वैदिक काल में और प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं, तो वैदिक काल में क्या होता था कि वैदिक काल में सारा जो ज्ञान, जो एक टीचिंग मेथोडोलॉजी थी, वो वैदिक काल में एक मेथोडोलॉजी थी, और वो थी व्याख्यान विधि। यानी गुरु अपने अनुभव और अपने संचित ज्ञान को व्याख्यान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा विद्यार्थियों को वहां पे, और वहां केंद्र में कौन रहता था? शिक्षक रहता था, शिक्षार्थी नहीं रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो 21वीं सदी और आधुनिक युग और वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में भी जो आदर्शवाद की शिक्षण विधियां हैं, उनको कुछ उसी प्रकार से व्याख्यान के बाद आगे ले जाया गया। सबसे पहले जो विधि की बात करी है आदर्शवादियों ने, वो करी है अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड्स। सिमुलेशन मेथड क्या है, अनुकरण विधि क्या है कि जब अध्यापक कोई कार्य करता है, या मैं, चलिए अध्यापक को एक बार छोड़ दीजिए, मैं परिवार की ही बात करती हूं, आप सब 2 मिनट के लिए अपने शांत चित्त से सोच के देखिए। जब बालक छोटा होता है तो वो अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्य, अपने बड़े बहन भाई या अपने मित्र जो भी होते हैं, उनकी नकल करता है
और वो नकल जो करना है उसे हम भाषा या हम शिक्षा की जो एक हमारी वोकैबुलरी है, हमारा शब्दकोश है, उसके अनुसार हम कहते हैं अनुकरण करना। अनुकरण यानी पीछे पीछे चलना, यानी जैसा अध्यापक कर रहा है वैसा करे, ये होती है अनुकरण विधि। अध्यापक ने मान लीजिए कि वो साहित्य पढ़ा रहा है, मान लीजिए कि वो कोई कविता पढ़ा रहा है, अब कविता पढ़ा रहे हैं। अब मैं दो पंक्तियों से आपको इसको समझाना चाहूंगी। मान लीजिए मैंने दो पंक्तियों का उच्चारण यहाँ पर करा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मैंने ये इतना सा बोला। अब यहाँ पे मैंने स्वर, लय, ताल, आरोह है, अवरोह है, इन सब का ध्यान रखा। तो मैंने जिस प्रकार से इस कविता की एक पंक्ति को उच्चारित किया, उसी उच्चारण की नकल करना जो है वो अनुकरण विधि है। तो आदर्शवाद में सबसे पहले जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो अनुकरण विधि का उल्लेख किया गया है। दूसरी आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में है कि प्रश्न उत्तर पूछना। अध्यापक विद्यार्थियों से जो गद्यांश या पद्यांश या प्रकरण या इकाई या जो पाठ अध्यापक जो पढ़ा रहा है, उस पढ़ाए गए पाठ को वो उसमें से और उनसे प्रश्नों का निर्माण करके प्रश्न पूछता है और प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी देते हैं, या विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और अध्यापक उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार से जो गद्यांश, पद्यांश, पाठ, इकाई, प्रकरण, विषय हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। यानी वो अध्यापक और छात्र, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का मूल्यांकन हो जाता है कि जो पढ़ाया गया है उसमें से वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दूसरी हमारी हो गई प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के बाद में जो एक और विधि आती है जिसके मैं पूर्व में चर्चा कर चुकी हूँ, व्याख्यान विधि। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर आप व्याख्यान, यानी जो शिक्षक है, अध्यापक है, टीचर है, वो व्याख्यान देता है, वो उस पर प्रवचन देता है, वो उसके संबंध में विस्तार से बताता है। उसके बाद में आती है निगमन विधि। निगमन विधि क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन मेथड्स, यानी जब आगमन निगमन विधि, इसको पूर्ण रूप से यदि हम वर्तमान में समझे तो जो विद्यार्थी अध्यापक ने कुछ पढ़ाया और अध्यापक ने पढ़ाने के बाद में विद्यार्थियों से जो निगमन विधि, उनसे कोई नई चीज निकलवाई, वो होती है निगमन विधि। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक हमने चर्चा करी, हमने कोई भी एक चर्चा हम लेते हैं और चर्चा को लेकर के एक हमने बात करी कि आप किसी भी एक कवि के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी एक लेखक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी एक दार्शनिक के बारे में बात कर रहे हैं और उस दार्शनिक के बारे में आपने जो चर्चा छेड़ी, या किसी भी एक अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं, या आपने एक कोई घटना बता दी विद्यार्थी को, आपने घटना बताई और उस घटना के बाद में विद्यार्थी उससे अपने जीवन की कुछ घटनाओं को या अपनी बातों को या उनको नई चीजें निकाल करके वो देते हैं, वो होती है निगमन विधि। निगमन विधि के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और वो आती है योजना विधि, प्लानिंग मेथड, यानी योजनाबद्ध, योजना करके, योजना के माध्यम से, प्लानिंग मेथड से, यानी कोई भी जो कार्य है उसकी पूर्व में योजना करके वो योजना विधि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। योजना विधि को हम थोड़ा सा बात करेंगे तो हम उच्च शिक्षा की तरफ ले जाते हैं, जहां पर किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने और उस ज्ञान को स्थापित करने के लिए पूर्व में एक योजना प्रयोजना बना करके उसके अनुसार आगे बढ़ा जाता है। मैं एक अनुसंधान की बात कर लेती हूँ छोटी सी। मान लीजिए कि एक समस्या आ रही है कि हम विद्यार्थियों को भाषा की कक्षा ले रहे हैं और भाषा की कक्षा में क्या हो रहा है कि विद्यार्थी ना तो शुद्ध लिख पा रहे हैं और ना ही शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं। ऐसे में एक योजना बनाई गई कि विद्यार्थियों को ऐसे शब्द, ऐसी मात्राओं वाले शब्द जहां पर वो ज्यादा अशुद्धि कर रहे हैं, उनको या तो उनसे सहस्वर वाचन कराया जाए या उनसे श्रुतलेख लिखवाई जाए। इस प्रकार की एक योजना बना करके
उसको उस मेथड से उसको पढ़ाया जाए। उसके बाद में एक और मेथड की बात करी है आदर्शवाद ने, और वो मेथड आता है निरीक्षण एवं प्रयोग विधि, यानी जहां आप निरीक्षण यानी और प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके वो आगे। तो ये कुछ विधियां थी जो आदर्शवादी शिक्षा में इनको आवश्यक मानते हैं। अब आदर्शवाद में शिक्षक कैसा होना चाहिए, इस पे हम चर्चा करते हैं। रोल ऑफ टीचर, यानी शिक्षक कैसा होना चाहिए और शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, हम आदर्शवाद और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आदर्शवाद में जो सबसे पहली बात है वो है कि जो अध्यापक होता है, टीचर होता है, वो मानव मस्तिष्क की सक्रियता पर बल देता है। बालक का जो मस्तिष्क है उसकी सक्रियता, कि वो उसे स्पून फीडिंग नहीं करा रहा, वो उसे परोस करके नहीं दे रहा, वो उसे क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है, वो उसे अनुभव शेयर कर रहा है, वो उसे मार्गदर्शन कर रहा है, और उस मार्गदर्शन के आधार पर मनुष्य जो बालक है वो सोचता है, और सोच करके जब उसका मस्तिष्क सक्रिय होता है तो ज्ञान का सृजन होता है और ज्ञान स्थापित होता है। तो आदर्शवाद में अध्यापक कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि वो मानव मस्तिष्क की सक्रियता पर बल देता है। शिक्षक का कार्य है छात्रों की शक्तियों को जागृत करना। शिक्षक के आचरण से विद्यार्थियों में नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों का विकास करना। शिक्षक को संकल्प शक्ति के विकास की प्रक्रिया का बोध होना चाहिए, जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में भी संकल्प शक्ति का विकास कर सके, आत्म संकेत और अनुशासन रखने का प्रयास कर सके। कुल मिलाके यदि हम इसको संक्षिप्त में समझना चाहें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आदर्श शिक्षक को अपनी इच्छाओं को व्यावसायिक स्तर पर उसे बहुत ही संयमित रखना पड़ेगा। उसकी वेशभूषा, उसका संवाद, उसकी शब्दावली, उसका वैचारिक शुद्धिकरण, उसका अनुशासन, उसके कर्तव्य, उसके संकल्प, उसकी क्रियाशीलता, ये सारी जो है वो एक बिल्कुल आइडियल होनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक की नकल करते हैं विद्यार्थी देखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी, और ये बहुत बड़ी बात है कि मानव मस्तिष्क की सक्रियता पर बल दे। कभी कभी हम देखते हैं, बचपन में देखते हैं कि बालक घर आकर के अगर अध्यापक ने कुछ गलती कर दी या अध्यापक ने कुछ गलत पढ़ा दिया, और यदि माता पिता शिक्षित है और माता पिता घर पे समय दे रहे हैं बालकों को, और यदि वो उसमें शुद्धिकरण कराना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं करते। वो उनका उत्तर होता है कि नहीं, हमारे टीचर ने, हमारी मैडम ने, हमारे शिक्षक ने, हमारे प्राचार्य ने, हमारे अध्यापक ने ये कहा है तो ये गलत नहीं हो सकता। तो अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। मैं अपना ही एक उदाहरण आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि मुझे याद है कि जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ती थी तो इसे एक संयोग मात्र कहूंगी कि मेरी जो अर्थशास्त्र की अध्यापिका थी हर्षा व्यास, वो भी व्यासी थी, वो हमें अर्थशास्त्र पढ़ाती थी, और वो बहुत ही अनुशासन होती थी। उनकी वेशभूषा, साड़ी पहनने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका और संयमशीलता, वो सारी चीजें थी। और उस समय कभी बचपन में मैं सोचा करती थी, हालांकि उस समय ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे मेरे मन में भाव उत्पन्न होते थे कि यदि कभी मैं अध्यापिका बनी, शिक्षण व्यवसाय में गई, तो मैं मैडम की जैसी बनूंगी। तो देखिए, ये जो है वो चाहे आदर्शवाद की बात कर लें, प्रयोजन की बात कर लें, या फिर हम किसी भी प्रकृतिवाद की बात कर लें, अध्यापक जो होता है वो आदर्शी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मानव मस्तिष्क की सक्रियता पर बल देने वाला अध्यापक होना चाहिए। अब बात आती है कि हमने अध्यापक की चर्चा तो कर ली कि अध्यापक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, बालक कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट का रोल क्या होना चाहिए। आदर्शवादियों ने कहा है कि विद्यार्थी का स्थान शिक्षा प्रक्रिया में गौण है। वो मानते हैं कि विद्यार्थी जो है वो गौण है।
तो अब अगर विद्यार्थी गुण है तो क्या करेंगे? मैंने पहले भी आपको कहा है कि आदर्शवाद और वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षक को केंद्र में रखा गया है। सेंटर में कौन है? अध्यापक है। और शिक्षार्थी कहाँ है? शिक्षार्थी केवल श्रोता के रूप में है। ऐसे ही छात्रों को केवल श्रोता के रूप में शिक्षक के निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये आदर्शवादी मानते हैं कि जो शिक्षार्थी है वो क्या है? गौण है, और उसको अपने अध्यापक के निर्देशों का, उसके ज्ञान का, उसने जो बताया है उसका अनुपालन उसको करना चाहिए। आदर्शवादी छात्र को जन्म से ही पूर्ण मानते हैं। इस पूर्णता की अनुभूति के लिए कठोर आचार संहिता बनाने वाला शिक्षक होना चाहिए। यह तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आदर्शवादी कहते हैं कि बालक जो है वो जन्म से ही पूर्ण है, यानी ज्ञान का जो भंडार है उसमें समाहित है। जिन अंतर्निहित प्रवृत्तियों की हम बात करते हैं, जिन हम जन्मजात प्रवृत्तियों की बात करते हैं, जिन हम जन्मजात शक्तियों की बात करते हैं, वो क्या है? वो सारा हमारे भीतर समाया हुआ ज्ञान है। तो आदर्शवादी कहते हैं कि होने को तो छात्र, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, लर्नार्थी क्या है? जन्म से ही बाई बार्थी वो पूर्ण है, अपने आप में पूरा है। लेकिन वो पूर्ण है, इस चीज की अनुभूति उस बालक को, उस शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को, छात्र को हो जाए, इसके लिए कठोर आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है। कठोर आचार संहिता से यहां अभिप्राय है कि उसे क्या करना पड़ेगा? उसे श्रमशील होना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा। और वो जब श्रम करेगा, साधना करेगा, कठोर परिश्रम करेगा, तब कहीं जाकर के उसके भीतर जो समाहित ज्ञान और शक्तियां हैं वो उसकी उसे अनुभूति होगी। एक शब्द में यदि मैं कहना चाहूंगी तो मैं कह सकती हूं कि छात्र जो है उसको अध्यापक के मार्गदर्शन में चलने के बाद में, परिश्रम करने के बाद में, अनुशासित रहने के बाद में उसे एक दिन ये लगता है कि यस, हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं, या मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। जब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। और यदि मनुष्य सब कुछ कर सकता है तो प्रत्येक विद्यार्थी के मन में यह अनुभूति हो जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आदर्शवादियों के अनुसार ये एक रोल मॉडल होंगे ऐसे विद्यार्थी। सुकरात बालक को असीम ज्ञान एवं शक्तियों का भंडार मानते हैं, और वो कहते हैं कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है या वो ही है कि वो अपने आप को, स्वयं को पहचान ले। जैसा कि अभी भी मैंने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझ में इतनी योग्यता है, मुझ में इतनी शक्ति है, ऐसा आदर्शवाद के अनुसार ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। उसके बाद जब हम आदर्शवाद और शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल का प्रबंधन। देखिए, आदर्शवाद के अनुसार तो विद्यालय का जो प्रबंधन का कर्तव्य है वो समाज का था, यानी जो स्कूल की व्यवस्था है, विद्यालय की व्यवस्था है, विद्यालय का जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, उसका प्रबंधन कौन करेगा? समाज का कर्तव्य है। और निश्चित रूप से समाज भी कर रहा है, लेकिन समाज के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय का जो प्रबंधन है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, वो सरकार का और कुछ स्वयंसेवी जो संगठन है या संस्थाएं हैं या सोसाइटीज हैं उनका भी हो गया है। और प्रबंधन में सबसे पहले क्या आता है कि जब विद्यालय प्रबंधन की हम बात करेंगे तो मैंने एक चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है। वहां एक बालक है और बालक को सबसे पहले एक स्कूल चाहिए। स्कूल के बाद में उसको जो दूसरी चीज है वो उसका होना चाहिए कि वो एडमिशन उसका हो जाए, यानी उसका नामांकन हो जाए। नामांकन के बाद में बात आती है कि उसका नामांकन हो गया, नामांकन के बाद में पाठ्यक्रम का प्रबंधन होना चाहिए। पाठ्यक्रम के बाद में उसके लिए टीचर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, और टीचर्स के बाद में उसके अटेंडेंस
पूरी होनी चाहिए, यानी उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के बाद में परीक्षा प्रणाली है उसको देखा जाना चाहिए, और उसके साथ साथ यदि यातायात की व्यवस्था कर दी जाए तो अति उत्तम होगा। इस प्रकार से आदर्शवादी भी विद्यालय का जो प्रबंधन है उसको कुछ इसी प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले स्कूल, स्कूल के बाद में आपका नामांकन, नामांकन के बाद में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद में अध्यापक, अध्यापक के बाद में अटेंडेंस, उसके बाद में आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से चले, फिर आपकी परीक्षा प्रणाली है, आपको बुक्स मिल जाएं, और उसके बाद में यदि यातायात का प्रबंधन हो जाए तो अति उत्तम होगा। तो इस प्रकार से आदर्शवादी भी स्कूल मैनेजमेंट को ऐसे ही देखते हैं। स्कूल डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। देखिए, अनुशासन की जब हम बात करते हैं तो तीन प्रकार के अनुशासन होते हैं। एक होता है आत्म अनुशासन, यानी बालक, व्यक्ति और मनुष्य स्वतः अनुशासित है। उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, वो स्वतः अनुशासित है। उसे किसी प्रकार के बार बार में टोकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अनुशासन होता है, वो होता है प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन उसे माता पिता को देख करके, भाई बहन को देख करके, मित्रों को देख करके, अध्यापक को देख करके, ऑफिस में अपने सहयोगियों को देख करके, सहपाठियों को देख करके, किसी विशिष्ट व्यक्ति के आचरण से शिक्षा लेकर के, और वो अनुशासित, यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब दूसरे व्यक्ति पर असर होता है, प्रभाव पड़ता है, और वो अनुशासित हो जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रभावात्मक अनुशासन। और तीसरा होता है कठोर दंडात्मक अनुशासन, जिसे हम कहते हैं दंडात्मक, यानी जो एक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि बातों से नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके होते हैं। तो जो दंडात्मक अनुशासन होता है वो ये होता है कि यदि आपने आपके लिए जो निषेध कार्य हैं उनको यदि आपको किया तो आपको दंड दिया जाएगा। अब वो दंड के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आदर्शवादियों ने क्या कहा है, आदर्शवाद के अनुसार जो विद्यार्थी है वो आत्मानुशासित होना चाहिए। आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी को टोकना ना पड़े, रोकना ना पड़े, बार बार बताना नहीं पड़े कि क्या उचित है और अनुचित है। आपको एक बार यदि आपको जो नैतिक मूल्य और चारित्रिक शिक्षा आपको बता दी गई, आपको नीति निर्देश, सिद्धांत और आपको क्या करना है क्या नहीं करना गया, ये चीजें बता दी गई, तो पुनः पुनः उनके ऊपर आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद में जब हम आत्मानुशासन की बात कर लेते हैं तो अनुशासन हमारा ये आ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम आदर्शवादी शिक्षा की हम बात करते हैं तो आदर्शवादी शिक्षा में आज के जो ये हमारा सत्र था, इस सत्र में जब हमने चर्चा करी तो हमने सबसे पहले देखा कि आदर्शवाद है क्या, आदर्शवाद किसे कहा जाता है, आदर्शवाद का शिक्षा के साथ क्या संबंध है, उसके बाद आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, फिर आदर्शवाद के उद्देश्य क्या है, आदर्शवाद के उद्देश्यों के बाद में आदर्शवादी जो शिक्षा के मूल उद्देश्य ऑब्जेक्टिव किन्हें मानते हैं, फिर हमने शिक्षा की प्रक्रिया की बात करी, और शिक्षा की प्रक्रिया में हमने बात करी कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें विषय शामिल होने चाहिए, शिक्षा की मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, यानी उसमें कौन कौन से हमारे जो विषय हैं उन विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। हमने ये देखा, और ये देखने के बाद में जब हम आगे बढ़े तो उसमें हमने देखा कि प्रक्रिया हमारी आ गई है, हमारी शिक्षण विधियां आ गई है, और शिक्षण विधियों के बाद शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, और विद्यालय का प्रबंध किस प्रकार से किया जाए कैसा होना चाहिए, और अंत में हमने देखा कि अनुशासन कैसा होना चाहिए, स्कूल का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। स्कूल का डिसिप्लिन, स्कूल का विद्यालय का अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो आत्मानुशासित हो। और इस प्रकार से आज के इसमें हमने आदर्शवाद और शिक्षा की चर्चा करी है। मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को ये चीजें या ये जो भी जानकारी है उनसे आप लाभान्वित हुए होंगे। अगले सत्र में अगली जो हमारी ये श्रृंखला होगी उसमें हम आदर्शवाद के बाद में यथार्थवाद, यानी यथार्थवाद क्या है और यथार्थवाद का शिक्षा के साथ क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।